चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर जो रेनबो पार्ट 2 है, इसमें जो प्रोज और पोएट्री है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो प्रोज में 11 लेसन दिया है और पोएट्री में 10। तो हम लोग सबसे पहले पोएट्री को पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लिखे हैं जो पोएट्री लिखते हैं उसे हम लोग पोएट कहते हैं। तो लिखने वाले हैं जॉन डन। तो शीर्षक पाठ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका अर्थ है मेरी प्यारी प्यारी जानू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। तो हम यहाँ पर जॉन डन के बारे में एक एक लाइन का अर्थ जानेंगे। तो चलिए राइटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। जॉन डन 1572-1631, द पोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लाइरिकल। जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ है और मृत्यु 1631 में हुआ है। द पोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लाइरिकल, यह छंद लिखने में अग्रणी थे। एंड एस्टेरिकल वर्सेस कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट, इन्हें एक आध्यात्मिक कवि के नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है वैसे कवि जो धर्म ज्ञान धर्म पुस्तिकाओं का रखता है। वाज बोर्न इन लंदन इनटू prosperous Roman Catholic family of traders at time when England was staunchly anti-Catholic। इनका जो जन्म हुआ था लंदन में एक धनी मनी परिवार में और कैथोलिक फैमिली में। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक के बीच वार चल रहा था। वहां की सरकारें कैथोलिक को प्रति शोषण कर रही थी, जिसमें कैथोलिक के अधिकारों को छीन लिया गया था। उन्हें एक शोषण किया जा रहा था पढ़ने लिखने से, नौकरी करने से और बैंक में और किसी भी कार्य में उनको एक प्रतिबंध लगाया गया था। डॉन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। जब यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो उस समय इन्हें कैथोलिक होने के कारण बिना डिग्री दिए हुए वहां से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें निकाल दिया जाता है। जब इन्होंने पूछा कि मुझे क्यों निकाला गया, तो वहां का जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बताया कि तुम कैथोलिक हो, कैथोलिक को इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। जब इनकी पढ़ाई इस तरह से छूट जाती है तब इन्होंने शुरुआत करते हैं क्या चीज, कानून व्यवस्था। जो लॉ मतलब होता है कि वैसे ज्ञान जो हमारे नियम और अदालत से संबंधित होता है। इन्होंने शुरू किया कानून विज्ञान की पढ़ाई। एंड रीड थियोलॉजी, और आध्यात्मिक चीजों का इन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। ही आल्सो पार्टिसिपेट इनटू नोवेल एक्सपेंडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोवेल। कुछ समय के बाद इन्होंने जो नोवेल संस्था है जिसमें आपको नेवी संस्था आती है उसमें इन्होंने शामिल हो गया। और वहां पर शामिल होने के बाद वहां के जो अधिकारी था कमांडर नोवेल का, उसके भतीजी से इन्हें वहां पर एक नैनोचार हो जाता है। To a powerful novel, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretary marrying his Spartan niece। उस पाटोन के भतीजी से इन्हें नैनोचार होता है, जिसके कारण इन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, साथ में इन्होंने जेल भी गया। जब जेल से इन्होंने बाहर निकला तो इन्होंने उसके साथ शादी भी की। इन 1615 at the age of 42, Don accepted ordination in the Anglican Church।
उसके बाद 1615 में इनकी उम्र 1615 में इनकी उम्र 42 वर्ष की हो चुकी थी, जिसमें इन्होंने चर्च को ज्वाइन किया, यानी चर्च इन्होंने ज्वाइन कर लिया एंड soon become one of the greatest preacher of his time। उस समय का सबसे बड़ा यह उपदेशक गुरु बने। जिस समय इन्होंने चर्च ज्वाइन किया था उस समय यह उपदेशक एक बड़ा गुरु बने। In love, lyrism don't broken completely with the patrician traditional, introduce an intellectual and the colloquial tone। उसके बाद इन्होंने अनेक प्रकार के इन्होंने नियमों का और अनेक शब्दों पर इन्होंने बोला और उनसे परिचित भी करवाया समाज में। हिज लव पोयम, उसके बाद इन्होंने इनकी जो कविताएं इन्होंने लिखना शुरू किया उन कविताओं को लव पोयम के नाम से जाना गया। यू द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, इनकी जो कविताएं लिखी गई जो लव कविता है उसके ऊपर एक आविष्कार साइंस और जियोग्राफी का किया गया। टू हमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, जो कि इनकी कविताओं से एक अलग पहचान और एक टोन निकलती है जिससे कि आज हमारे लिए एक मायने रखती है, जो लोगों को चार्जिंग करने का काम करता है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, उसके बाद जॉन डॉन को जाना जाता है सॉन्ग एंड सोनेट से। सॉन्ग इनका लिखा गया वर्क है, सोनेट का मतलब वैसे इनकी कविताएं जो 14 पंक्ति में लिखी गई थी। सॉन्ग्स का मतलब गाना एंड सोनेट का मतलब वैसे कविताएं जो 14 लाइन में लिखी गई हैं। एस्टेयर एंड द इलिची एंड द सर्मन्स जेन्यून पोएटिक द फीलिंग, इन्होंने अपने कविताओं में अनेक प्रकार के विचारों को जो ह्यूमन कंडीशन में चलता है, जो वे सोचते हैं, जो एक निराशजनक में होते हैं, जिन्हें एक नई खोज की तरंगे की चाहत होती है, उस टोन को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। हरास मीटर स्ट्रेंथ एंड द विस्मिकल इमेज करेक्टर ऑल इज द पोएटिक क्रिएशन, इन्होंने अपने कविताओं में इस प्रकार से हरास जो मनुष्य आज जो हरासमेंट में हो जाते हैं उनके अंदर एक तनाव बना हुआ होता है, जो हमारी प्रेम परंपराएं चलती आ रही है उसे लेकर के वे परेशान हैं, उन चीजों का इन्होंने इस प्रकार से इसमें उजागर किया है जिससे कि उनके अंदर होने वाले समस्याओं का समाधान और उसकी निदान इनके कविताओं से मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक राइटर्स के बारे में जाने, इनकी एक बैकग्राउंड जाने कि इनका जन्म 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 में हुआ था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था तो कैथोलिक होने के कारण इन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था लंदन में, जो ब्रिटेन में पड़ता है, एक धनी मनी परिवार में भी हुआ था। जब इन्होंने यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का निकला तो इन्होंने लॉ और थियोलॉजी का अध्ययन किया। उसके बाद जो नोवेल यानी नेवी जो संस्था है उसमें इन्होंने शामिल हुआ और शामिल होने के बाद वहां पर इन्हें जो वहां के पॉर्टेन की भतीजी थी उनसे इन्हें नैनोचार हो जाता है। उसके बाद इन्होंने उसके वजह से इनको नौकरी खोना पड़ा और जेल भी गए और इस तरह से 42 एज में इन्होंने चर्च को ज्वाइन किया। जब चर्च को ज्वाइन इन्होंने किया तो एक बड़ा प्रीचर्स बने। प्रीचर्स का अर्थ होता है उपदेशक देने वाले। सुनाया जो समाज में इन्होंने कैथोलिक के प्रति जो अन्याय हो रहा था उस पर इन्होंने खुल करके बोला और अपने समाजों को जोड़ने का काम किया। उसके बाद इन्होंने अपने कविताओं में उसके बाद जो कविता इन्होंने लिखना शुरू किया उन कविताओं को इन्होंने लव पोएम के रूप में दर्शाया, जो कि आज के समाज में हमारे जो एक तकनीक विज्ञान संचार व्यवस्थाओं को नई खोज के बारे में एक मोटिवेट करता है, जिसमें साइंस और जियोग्राफी का
एक डिस्कवरीज हुआ है। उसके साथ साथ इन्होंने आज के लोगों को जो हमेशा निराश रहते हैं, जिसमें उन्हें अनेक प्रकार की उनको चिंताएं बनी होती है, उन हरासमेंटों को दूर करने के लिए इन्होंने इस कविता में ऐसे फीलिंग को तैयार भी किया है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इनके पोयम में जो लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये सलाह देने का काम करूंगा कि आपके परीक्षा में राइटर्स से भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए राइटर्स के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, तो जन्म जानना है, मृत्यु जानना है और साथ में इन्होंने क्या लिखा है, वर्क इन्होंने क्या लिखा है, उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। जैसे दिखा जाए डॉन जॉन, जो जॉन डॉन क्या लिखे हैं, किसके लिए प्रसिद्ध थे, द सॉन्ग एंड सोनेट। उसके अलावा एस्टेयर्स एंड द एलिक्स सरमन्स इनकी एक वर्क है जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो इस तरह से इन मुख्य मुख्य चीजों पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद तब अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने। तो देखिए, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है, यहाँ पर लेखक ने इसे 4 खंडों में पृष्ठभूमि तैयार किया है, जिसमें इन्होंने पहला खंड में इन्होंने अपने जो बिलोव्ड का अर्थ यहाँ पर हुआ है पत्नी से स्नेहा, जब इन्होंने उसे इनकी जो जिसे इन्होंने प्रेम किया था उसका नाम था एनमोर, स्नेहा। एनमोर जिससे इन्होंने अपना प्यार किया था, उस लड़की का नाम था एनमोर। जब इन्होंने शादी कर लिया तो वह एनमोर इनकी पत्नी बन गई। उसके बाद इन्होंने शादी होने के उपरांत जब इन्होंने प्रीचर्स का रूप धारण कर लिया, उपदेशक बन गए, तो जिसके कारण इन्हें भिन्न भिन्न जगहों पर जाना पड़ता था और वहां के समाजों को जोड़ने के लिए इन्हें मोटिवेट करना पड़ता था, धर्म की ज्ञान देना पड़ता था। तो इस चीजों को लेकर के जो एनमोर थी, इनकी पत्नी जो थी, इनकी यात्रा को लेकर के बहुत डरी हुई थी, जिसमें इनको जाने से रोकने का एक यहाँ पर कविताओं में प्रयास किया गया है और कभी उसके ठीक विपरीत उसे समझाने का कोशिश किया है कि मैं जा रहा हूं, और अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके समझाया है। तो चलिए आइए इस माध्यम को हम कविता के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो स्टेंजा का तैयार पृष्ठभूमि हुई है, वे प्रत्येक स्टेंजा में 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो आइए पहला स्टेंजा को हम देखते हैं। पहला स्टेंजा में कवि अपनी प्रेम को अपनी पत्नी एनमोर से ऐसे समझाते हुए बोलते हैं जो कविता के आवाज के माध्यम से समझाने का कोशिश हम करेंगे। तो चलिए सुनिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वीरनेस ऑफ दी। कवि कहते हैं कि मेरी प्यारी प्यारी जानू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। फॉर वीरनेस ऑफ दी, इसलिए कि मैं तुमसे थक गया हूं, इसलिए कि मैं तुमसे क्या किया हूं, थक गया हूं। नहीं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। नहीं, मैं आपकी और अपनी प्यार को किसी दूसरे को दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं जाता हूं। आगे बोलते अ फिटर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई। इस तरह से हमारी जो प्रेम है और आपकी जो प्रेम है, मैं भले ही जा रहा हूं, मगर हमारी जो प्रेम, आपकी जो प्रेम है, वो नियत है, वो बदलने वाला नहीं है। देखिए, अ फिटर लव फॉर मी का अर्थ होता है जिगरी, इतनी जिगरी कि जिसे कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। आगे कभी बोलते हैं मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कभी कहते हैं कि हमारी जो साथ है, हमारी जो साथ है, हमारी जो मिलनसार है, यदि मैं मर गया फिर भी मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता। 10 बाई फैन डेस टू डाई।
मरते दम तक हम लोग की साथ रहेगा। यदि मैं मर भी गया तो वो भी आपके साथ रहूंगा। इस तरह से कवि यहाँ पर पहले स्टेंजा में समझाया है कि मैं आपसे थक गया हूं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, नहीं कि आप और अपने प्यार के, आपके और अपने प्यार के ऐसे लोगों को दिखाना मैं नहीं चाहता हूं कि मैं चले जाऊं और तुम विलाप करो। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। सुनाया, तुम्हारी प्यार और हमारा प्यार दोनों हमारे हृदय में है। यदि मैं मर भी जाता हूं तब वो तभी भी हमारा प्यार, आपका प्यार कायम रहे। इस तरह समझाते हुए कवि ने पहला स्टेंजा का समाप्त करते हैं। दूसर का स्टेंजा में इन्होंने कहते हैं, स्टर्डे नाइट द सूने वेंट हैंड्स एंड एट इज हियर टू डे। यहाँ पर कवि ने दूसरे स्टेंजा में कवि ने फिर समझाने का कोशिश किया है। पहला स्टेंजा में छिपाते हैं, दूसर का स्टेंजा में इन्होंने समझाया है। क्या समझाया है? तो इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि देखो, स्टर्डे द सूने वेंट हैंड्स, अभी पिछली रात में देख लो सूर्य कहीं गया था। पिछली रात में अभी देख लो सूर्य कहीं गया था। यहाँ पर आप लोग को ये समझना है कि एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में एक कविता लिखी गई है, इसलिए वर्ड मीनिंग डिफरेंट हो सकता है मगर अर्थ आपका डिफरेंट नहीं होगा। द स्टर्डे नाइट द सूने वेंट हैंड्स, यानी पिछले रात में कवि कहते हैं कि सूर्य कहीं गया था। कहाँ गया था? तो यात्रा पर गया था। एंड एट इज हेयर टूडे, और जैसे ही सुबह हुआ, आज देख लो, जैसे ही सुबह हुआ फिर जहां से गया था वहां आ गया। तो उसी प्रकार से हम भी जाते हैं, कुछ ही समय, कुछ ही रात, कुछ ही पल की बात है, और जैसे मैं गया वैसे ही मैं आ जाता। आगे कवि कहते हैं, ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो शोट अवे देन फियर नॉट मी। कवि यहां पर कहते हैं कि देखो, न तो सूर्य को, न तो सूर्य को कोई इच्छा है, न ही कोई उद्देश्य है। यानी सूर्य को कोई इंतजार करने वाला नहीं है, न कोई कि उसके पास चाहत है। सूर्य को कोई इंतजार करने वाला नहीं है, नहीं सूर्य के पास कोई चाहत है कि किसी से हमको मिलना है। उसे कुछ की जरूरत नहीं है, समझा? लेकिन फिर भी उसके पास न तो हाफ रास्ता है, नहीं वह शॉर्ट कोट जानता है। देन फियर नॉट मी, लेकिन फिर भी वह अपने जहां से गया था वहां पर आ गया। न तो उसे कोई चाहने वाला है, न ही उसका कोई किसी से उद्देश्य है, आना ही उसका कोई शॉर्टकट रास्ता है। सूर्य के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे पृथ्वी घूमती है तो अपने अक्ष पर, तो उसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इसलिए तुमको मैं कहता हूं कि तुम मेरी यात्रा को लेकर डरो मत। सूर्य को तो नहीं है मगर हमारे पास है। मेरे पास उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि तुम मेरी इंतजार कर रही हो। सुनाया? तुम मेरी इंतजार कर रही हो, चाहत यह है कि तुम विलाप कर रही हो, हमें यथाशीघ्र पहुंचना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता हमारे पास है। मान लेते हैं कि दिल्ली जाना है तो ट्रेन से चले जाएंगे, या हेलीकॉप्टर से गए 2 घंटा, एरोप्लेन से गए 2 घंटा में पहुंच गए, 2 घंटा में 1 घंटा काम किए, फिर 2 घंटा में आ गए, 5 घंटा। तो हमारा दिन कितने का होता है? 24। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात, 24 घंटा। हमने पहले ही आ गया 18 घंटा पहले ही आप 19 घंटा हाँ आपको 18 24 ना 19 घंटा पहले ही आ गया, तो सूर्य से पहले आ गया। जबकि सूर्य से तुलना किया जाए तो वह 12 घंटा तो रहता है, लेकिन रात में 12 घंटा गायब रहता है। तो सूर्य से यदि तुलना किया जाए तो 7 घंटा पहले आ गया। 12 घंटा बाद सूर्य आता है ना अपने यहाँ, हमने उससे भी 7 घंटा पहले ही आ गया। तो मेरे पास शॉर्टकट रास्ता भी है, उद्देश्य भी है, साथ में चाहत भी है।
आगे बोलते हैं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक। कभी कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं सूर्य की अपेक्षा बहुत शीघ्रता से यूं ही गया, सुनाया, यूं ही गया तुरंत आया, यानी जैसे मैं गया वैसे ही आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी आऊंगा सूर्य से पहले। मोर विंग्स एंड स्पोर देन ही, सूर्य के अपेक्षा मेरे अधिक डैने हैं। डैने का यहाँ पर दिखाया गया एरोप्लेन से, और स्पोर्ट्स का मतलब होता है उद्देश्य। सूर्य से अधिक मेरे पास शॉर्टकट रास्ते भी है और उद्देश्य भी है, इसलिए मैं यथाशीघ्र ही आ जाऊंगा, तुम डरो मत। इस तरह से कवि ने पहला स्टेंजा के बाद दूसरा स्टेंजा समाप्त करते हैं। अब तीसरा स्टेंजा में कवि ने अपनी पत्नी को एक किस्मत की बात करते हैं। वो किस्मत क्या है उसे हम लोग देखते हैं। हाउ फीबल इज मैन पावर दैट इज गुड फॉर्चून फॉर, कैन नॉट एडेड एनोदर आवर, नॉट लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। कभी अगले स्टेंजा में कहते हैं, यहाँ पर किस्मत की बात करते हैं कि आदमी कितना कमजोर होता है, आदमी कितना कमजोर होता है जब उसकी अच्छी किस्मत गिर जाए। कैन नॉट एडेड एनोदर आवर नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, जब उसकी किस्मत खराब हो जाती है, अर्थात उसके ऊपर कोई घटना परिस्थिति बुरी परिस्थिति आ जाती है, तो उस समय न तो वह 1 घंटा जोड़ सकता है, नहीं 1 घंटा घटा सकता है। उस खराब परिस्थिति में and we join to it our strength and we teach it is art and length, it is self rush to advance। कवि कहते हैं कि जब आदमी कितनी कमजोर होता है, जब उसकी किस्मत अच्छी गिर जाए, न तो 1 घंटा वह जोड़ सकता है, न 1 घंटा घटा सकता है, लेकिन उस खराब स्थिति में एक काम कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरी संघर्ष के साथ उस परिस्थितियों से लड़ सकता है, जिससे उसके लिए एक अनुभव मिलेगा। यही कर सकता है, यही कर सकता है, न कि उसमें जोड़ेगा न तो घटाएगा। यहां से कवि ने एक मनुष्य की ताकत और शक्तियों को बताया है। फिर आगे इन्होंने अपनी पत्नी को समझाने का माध्यम एक नर्मलता भावनाओं से करते हैं। वो क्या करते हैं तो चलिए आगे देखिए। व्हेन दाउ साइट नॉट वाइन, कहते जब तुम रोती हो, जब तुम रोती हो, विलाप करती हो, तो वैसा फीलिंग मुझे भी होता है। बट इस ए बट साइड माई सोल अवे, मेरे भी अंदर वही फीलिंग होती है, मेरे अंदर भी फीलिंग वही होती है। ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं तो मेरे ऐसा फीलिंग नहीं होगा, होता है। When did weep unkindly kind my life's blood doth decay it cannot be, और इस प्रकार से तुम्हारा विलाप करना, रोना, हमारे रक्त का, तुम्हारे रक्त का एक एक कणिकाएं नष्ट होती है, जिससे हमारी आयु के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि मत घबराओ, मत डरो, मैं आ जाऊंगा। That thou love me as thou sayest, if in thin my life thou wast, thou art the best of me। कवि आगे बोलते हैं कि जब तुम रोती हो तो मैं भी रोता हूं, और इस प्रकार से हम दोनों के जो रक्त कणिकाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, हमारी उम्र की एक एक आयु धीरे धीरे कम होने लगती है।
इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मत रो। लेट नॉट डाइंग हार्ट फोर्थिंग मी एनी इल डेस्टिनी मेक टेक द अपार्ट। कभी आगे बोलते हैं कि यदि मान लो मैं जाता हूं यात्रा पर और यात्रा के उपरांत कोई दुर्भाग्य घटना हो जाती है और मैं मर जाता हूं, तो बस इतना ही समझना कि मैं एक अस्पताल में बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं और उसी बेड पर मैं विराजमान हूं। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, इस प्रकार से तुम समझना, इस तरह से तुम समझना, तभी भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एंड में डाई द फेयरनेस फुलफिल बट थिंक दैट वी, और इस प्रकार से तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। आगे कभी बोलते हैं आर बट टर्न डिसाइड टू स्लीप दे हु कैन अनदर कीप एलिव नेवर पार्टेड वी। कभी आगे बोलते हैं कि मान लो जब हम लोग मर जाते हैं, जब हम जाते हैं और मर जाते हैं सुनाया, तभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं इसी बेड पर जहां पर मैं सो रहा हूं, इसी बेड पर मैं आपके साथ विराजमान रहूंगा और जब तक मैं यदि मर जाता हूं तभी भी आपके साथ रहूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं तो है ही, तो जब तक मैं जिंदा हूं तो आपके साथ है ही, तो कौन कर सकता है अलग। तो इस प्रकार से कवि ने इस कविता में अपने पत्नी को एक मोटिवेट करते हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने एक पूर्ण ताकत और स्ट्रेंथ के साथ समझाने का कोशिश किया और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया और इस चैप्टर से 2 या 4 क्वेश्चन आपके लिए कंफर्म होता है। तो थैंक यू।